Hi guys, so we have completed this chapter which was the structure of atom, chapter number 2 of your chemistry। और अब हम लोग जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एम्स में और जेडब्ल्यू में पूछे हुए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 3s1 सोज। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है ये पूछा जा रहा है कि किसका कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपको अबो प्रिंसिपल अगर याद हो तो रूल के हिसाब से जब तक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से फिल नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाने के लिए अलाउड नहीं है। तो 1s पूरा भरा हुआ है, 2s पूरा भरा हुआ है, 2p के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, उसके बावजूद छठा इलेक्ट्रॉन 3s में गया हुआ है। तो इन रियलिटी जो रियल कन्फिग्रेशन होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था 1s2 2s2 2p6। ठीक है, विच मीन्स कि ये जो कन्फिग्रेशन है वो किसका है, नियॉन का है। 1s2 2s2 2p6 राइट, दैट्स द कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन। और उसके एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 3s में भेजा गया है। सो दिस इज नथिंग बट द एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन। तो कभी भी आपको इस तरह के एक्साइटेड स्टेट के क्वेश्चंस अगर आएँ तो जस्ट आपको देख लेना है कि कौन से ऑर्बिटल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे उतने नहीं दिए गए, और फिर उसे फिल कर देना है और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को इग्नोर कर देना है। जैसे ही आप उसे फिल करेंगे आप समझ जाएंगे कि ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन था वो कौन से एलिमेंट का था। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2p4 होता और यहाँ पे 3s2 होता, तो ये जो 3s के 2 इलेक्ट्रॉन है वो हम 2p में डालते और देखते क्या कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। ठीक है, और ऐसे भी बहुत ही आसान है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बहुत पहले ऐसे क्वेश्चंस आते थे, कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं पर इतने ईजी नहीं आते नीट और उसमें। द टोटल नंबर ऑफ, सो इसका आंसर ऑब्वियसली एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन आएगा। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज़। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स की एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही आसान है, दैट इज़ n²। तो जो भी आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है, जैसे आपको बोला गया n की वैल्यू 2 है, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स हैं वो होंगे n²। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी 4। अगर n की वैल्यू 3 है तो n² इज़ 9, सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी 9। ओके, सो देर आर टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करना है तो n², अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है तो 2n², बिकॉज हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ऑब्वियसली n² को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आइए देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो जैसे n=1 है तो आप जानते हैं l जो है वो 0 होगा। तो l=0 हुआ मतलब उसके अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल आ सकता है। l=0 यानी आप जानते हैं s ऑर्बिटल, मैंने आपको पहले ही लिखवाया था। जैसे l की वैल्यू 0 यानी s ऑर्बिटल होता है, l की वैल्यू 1 यानी p ऑर्बिटल होता है, l की वैल्यू 2 यानी d ऑर्बिटल होता है, l की वैल्यू 3 यानी f ऑर्बिटल होता है। हर ऑर्बिटल का एक उसके साथ जुड़ा हुआ एक एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। ठीक है, जो आपको याद रखना है, s का 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 आएगी। 0 मतलब सिर्फ s ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 2 है तो आप जानते हैं l की वैल्यू 0 आएगी और 1 आएगी। 0 यानी s ऑर्बिटल और 1 यानी p ऑर्बिटल। अब टोटल ऑर्बिटल्स देखिए, s के अंदर 1 होते हैं, p के अंदर 3 होते हैं, तो एक s का 3 p का टोटल कितना हुआ 4। n की वैल्यू 2 थी और टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं 4, यानी n का स्क्वायर। उसी तरह से लेट मी शो यू n=3 के लिए। मान लीजिए n=3 आपके पास, तो n=3 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, तो 0 1 और 2। तो 0 यानी आप जानते हैं s ऑर्बिटल हुआ, p यानी आप जानते हैं 1 यानी आप जानते हैं कि p ऑर्बिटल हुआ, और 2 यानी कि आपका होगा d ऑर्बिटल। सो जिसके अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल्स आते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप गिन लीजिए n की वैल्यू 3 है और हमारी फॉर्मूला के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 9 आने चाहिए। नाउ इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट। सो दिस वेरी सिंपल। जो भी आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है उसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो व्हाट यू गेट इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। n=4 आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगला सवाल है, इन बोर्स सीरीज ऑफ लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड करस्पॉन्ड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनर ऑर्बिट जम्प्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर बोर ऑर्बिट्स इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो रेड लाइन आपको देखने को मिलती है, जो रेड लाइन देखने को मिलती है आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की, ठीक है, उसके अंदर जो तीसरी लाइन है, ठीक है, वो कौन से ऑर्बिट जंप को इंडिकेट करती है बोर एटम में। ठीक है, अब देखिए ये सवाल जो है ना
कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है आपको पता ही ना हो कैसे सॉल्व करना है, तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब कभी भी आपको कोई जवाब नहीं पता हो तो आपको एलिमिनेशन ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और थोड़ा सा डाउट हो तो एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि बेसिकली जो सीरीज़ है हमारी वो कौन सी है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ठीक है। सो ये हमारी अलग अलग जो है स्पेक्ट्रल लाइंस जो है अलग अलग साइंटिस्टों जिन्होंने फाइंड की थी उनके हिसाब से इसका नाम दिया गया है। तो आप कहीं से भी जंप करते हैं, राइट, आप कहीं से भी जंप करते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेंगे तो वो जो लाइन है वो लाइमन को बिलोंग करेगी। उसी तरह से अगर आप सेकंड ऑर्बिट पे जंप करते हैं, कहीं से भी जंप कर रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर आप सेकंड ऑर्बिट पे आके गिर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बाल्मर को बिलोंग करेगी। उसी तरह से थर्ड पे पास्चन को, और फोर्थ पे ब्रैकेट को, और फिफ्थ पे फंड को, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। जैसे मैंने बताया था आपको कि लाइमन की पहली लाइन कौन सी होती है, तो n=2 से आप जंप करते हो n=1 पे। दूसरी लाइन क्या होगी, तो n=3 से आप जंप करते हो n=1 पे। उसी तरह से बाल्मर की पहली लाइन क्या होगी, तो सबसे छोटी जंप क्या हो सकती है अगर आप दूसरे ऑर्बिट में हैं तो थर्ड ऑर्बिट से आप जंप कर रहे हैं सेकंड ऑर्बिट पे, ये पहली जंप होगी, और आपकी दूसरी जंप होगी n=4 से लेके n=2, और पांचवी जंप होगी तीसरी जंप होगी n=5 से लेके n=2। सो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लाइमन, बाल्मर, पास्चन की क्या होगी, पास्चन की सबसे छोटी जंप क्या हो सकती है, तो आप तीसरे पे ऑलरेडी हो तो सबसे छोटी जंप हो सकती है चौथे से तीसरा, तो वो पहली लाइन होगी। पांचवें से तीसरा दूसरी लाइन होगी, छठे से तीसरा वो आपकी तीसरी लाइन होगी। पर यहाँ पे सवाल इसका नहीं है, यहाँ पे सवाल ये पूछा हुआ है कि अगर जो रेड लाइन है उसकी जो तीसरी लाइन है, पहली, दूसरी और तीसरी, तो वो कौन से जंप को इंडिकेट करती है। देखिए बहुत ही आसान चीज़, आपको पता है लाइमन जो है वो यूवी को बिलोंग करती है, जो भी रेडिएशन होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो यूवी को बिलोंग करती है। बाल्मर आपकी विजिबल को बिलोंग करती है, बाकी सब जो है वो इंफ्रारेड को बिलोंग करते हैं, यानी सिर्फ विजिबल को बिलोंग करने वाली सिर्फ बाल्मर है। और बाल्मर में आप देखते हैं कौन सा जंप है, सेकंड ऑर्बिट पे। कहीं से भी आप जंप करो, अगर आप सेकंड ऑर्बिट पर जंप करते हैं तभी जो रेडिएशन निकलेगा वो विजिबल में निकलेगा, अदरवाइज या तो वो इंफ्रारेड में होगा या तो अल्ट्रावायलेट में होगा। तो सीधी सी बात है, रेड यानी ऑब्वियसली विजिबल है, विजिबल यानी वो किसको बिलोंग करेगा, बाल्मर को, राइट। और बाल्मर की तीसरी लाइन पूछी है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया n=3 से n=2 अगर आप जंप करते हैं तो पहली लाइन, n=4 से अगर आप n=2 जंप करते हैं तो दूसरी लाइन, और n=5 से आप n=2 जंप करते हैं तो तीसरी लाइन, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले, ठीक है, बिकॉज ये अल्ट्रावायलेट आएगा, ये इंफ्रारेड आएगा। विजिबल में तभी लाइट रिलीज होती है अगर आप दूसरे ऑर्बिट पे जंप करते हैं, तो दो ही ऑप्शन है ए और डी। 3 से जब आप 2 पे जंप करते हो तो पहली लाइन निकलती है, बिकॉज लेकिन हमें यहाँ पे थर्ड लाइन पूछी गई है, तो ऑब्वियसली थर्ड लाइन जो है वो ये है 5 to 2, तो इसका आंसर ए आएगा। विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम विल हैव सेम वेवलेंथ एज द ट्रांजिशन n=4 to n=2 ऑफ हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। तो ये आप जानते हैं कि बोर का जो मॉडल था वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं था, वो हर ऐसे आयन के लिए था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम प्लस, Li+2, Be+3, इन सब के लिए जो है बोर का मॉडल जो है काम करता है, ठीक है। अब जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जब दो अलग अलग एटम के स्पेक्ट्रा को कंपेयर करने की बात की जाती है, कि ऐसा बोला गया है कि n=4 से n=2, यानी हीलियम के एटम के अंदर, हीलियम आयन के एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन चौथे से दूसरे पे जंप कर रहा है और उस जंप के ट्रांजिशन की वजह से जो लाइट निकल रही है उसकी जो वेवलेंथ है वो हाइड्रोजन की कौन से जंप से मैच करेगी, यानी हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ जंप करेगा तो उससे निकलने वाली जो वेवलेंथ है वो हीलियम के इस जंप से मैच करेगी। तो ऑब्वियसली कंपेयर करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको पता है रेडबर्ग इक्वेशन जो है 1/λ = z² × r 1/n1² - 1/n2² होता है, ठीक है। ये हमने हीलियम प्लस का लिया हुआ है। अब n1² यानी जो छोटा नंबर है आपका, यानी चौथे से दूसरे पे जंप कर रहा है, तो ये यहाँ पे 2 की यहाँ पे वैल्यू 2 आएगी और यहाँ पे वैल्यू जो है आपकी 4 आएगी, राइट। n2 जो है वो बड़ा वाला नंबर होता है जहाँ से आप जंप करते हैं, n1 वो नंबर होता है जहाँ पे आप जंप करते हैं। तो यहाँ पे जंप हो रहा है 4 से 2 पे, राइट। तो ऑब्वियसली n2 4 आएगा और n1 जो है वो 2 आएगा। तो आप पहले 1/λ की वैल्यू फाइंड कर लीजिए हीलियम प्लस के लिए, ठीक है। z जो है ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 2 लेना पड़ेगा बिकॉज हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। और दूसरा जो है यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का भी सेम इक्वेशन आएगा 1/λ = z² r 1/n1² - 1/n2²। अब हमको n1 और n2 की वैल्यू पता लगानी है। 1/λ हम वो लेंगे जो हमारा हीलियम का है, बिकॉज हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। सो 1/λ ऑफ हीलियम प्लस विल बी इक्वल टू 1/λ ऑफ ऑब्वियसली हाइड्रोजन। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया, जो भी आंसर आएगा
इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे और उससे हमको N1 और N2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि n की वैल्यू आ रही है 2 से लेके 1, ठीक है। तो दैट इज़ योर आंसर, राइट। आई वोंट डू द कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, बट मैंने आपको मेथड बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन किसी के लिए भी आ सकता है, या आपको लिथियम के लिए आ सकता है, या आपको बेरिलियम के लिए आ सकता है। बस आपको ध्यान देना है कि Z की वैल्यू जो एटॉमिक नंबर वो सही लेनी है, बाकी तो कंपेयर करना आसान है। लेट MP बी द मास ऑफ प्रोटॉन एंड Mn बी द मास ऑफ न्यूट्रॉन। और यहाँ पे M जो है ना वो टोटल मास है, और M जो है टोटल मास नियॉन का है, और M2 जो है वो टोटल मास कैल्शियम का है। तो इन्होंने रिलेशनशिप पूछा हुआ, देखिए बहुत सिंपल है। नियॉन का जो मास है वो 20 है, और जो कैल्शियम है उसका मास 40 है। तो सीधी सी बात है, कैल्शियम का मास नियॉन का डबल है, तो M2 विल बी मोर देन M2 विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स M1 आएगा, ठीक है। M2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स M1, बिकॉज ऑब्वियसली इसका मास 40 है, इसका 20 है, तो कैल्शियम का जो मास है वो इसका डबल हुआ। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, वो उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ आ रही है उसको आपको खाली चेक करना है वो कौन से उसमें रेंज को बिलोंग करिए। अगर अल्ट्रा वायलेट है तो ऑब्वियसली लाइमन आएगी, अगर विजिबल है तो बाल्मर आएगी, और अगर इंफ्रारेड है तो पास्टर्न और ब्रैकेट में से कोई एक आ सकती है जो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद मतलब वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं पहले जंप के लिए, सेकंड जंप के लिए, जो अभी मैंने आपको ये रिडबर्ग्स वाला इक्वेशन दिखाया। फिर डी ब्रोगली के जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो तो देखिए बहुत ही सिंपल है। लैम्बडा इक्वल्स टू H/mv, ये आप जानते हैं मैटर वेव वाला इक्वेशन है। डी ब्रोगली अगर वर्ड आ जाए तो हमें मैटर वेव इक्वेशन यूज़ करना होता है सॉल्व करने के लिए। बट यहाँ पे ऑब्वियसली आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। तो मैंने आपको जब मैंने इसके जो वीडियोस हैं सारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, उसमें एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब काइनेटिक एनर्जी दी हो तो आप दूसरा इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, जिसमें है लैम्बडा इक्वल्स टू H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यानी ये बेसिकली मोमेंटम जो होता है उसको जब आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आता है। तो इंस्टेड ऑफ मोमेंटम अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी है तो आप ये काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो, दैट मोमेंटम इक्वल्स टू √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो MV की जगह पे आप ये रख सकते हैं, एंड देन योर कैलकुलेशन विल बी वेरी सिंपल। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर्स n एंड l। तो आप जानते हैं, आपको पता है n+l रूल मैंने आपको बताया था, जिसकी n+l की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पे 4 अलग अलग नंबर दिए गए हैं, एक में n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 1 है, एक में n की वैल्यू 4 l की वैल्यू 0 है, एक में n की वैल्यू 3 l की वैल्यू 2 और एक में n की वैल्यू 3 l की वैल्यू 1 है। और आपको पूछा है कैन बी प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लोवेस्ट टू द हाईएस्ट, यानी पहले वो जिसकी एनर्जी सबसे कम है फिर वो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली n+l करेंगे हम और वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ पे देखने में लग रहा है कि सबसे ज़्यादा 2 ही वैल्यूज़ हैं, एक तो ये 4+1 5 आ रही है और दूसरी ये 3+2 5 आ रही है। तो जब मैंने बताया था कि जब आपकी वैल्यू सेम है n+l की, तब आप n की वैल्यू देखिए, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट है 1, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है। तो कौन से ऑप्शन में 1 लास्ट में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यही एक ऑप्शन है जिसमें बेसिकली 1 को लास्ट में रखा गया है, यानी एनर्जी हाईएस्ट दिखाई हुई है। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। कभी कभी खाली एक ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं आपका ऑप्शन सही है कि नहीं, बाकी आप खुद ही चेक कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 7 और 8 15, और +1 यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यानी 14। अब C2 देखिए, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो C2 यानी 12 हुए, और 2 इलेक्ट्रॉन -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो 14 हो गए। O2 के अंदर आप जानते हैं 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 8 8 16, माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया 17 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे जो है हमारा मैथ्स जो है वो गलत हो गया। यहाँ पे जो है आंसर 14 आ रहा था, यहाँ पे भी 14 आ रहा था, पर यहाँ पे जो है 14 नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसी तरह से आपको काउंट करना है, जैसे N2 है तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 और 7, C2 -2 कार्बन के 12 और -2 +2 इलेक्ट्रॉन यानी 14। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, 14 हो गए। N और O 7 और 8 15, ये भी ऑप्शन गलत है। आइसो इलेक्ट्रॉन यानी सबके पास सेम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आइए इसको देखते हैं, C और O, तो 6 और 8 यहाँ पे 14, N और O 15 -1, क्यों माइनस किया? बिकॉज प्लस चार्ज है। 14
C 6 और N का 7 13 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन 14, ये भी सही है। C2 माइनस 2 यानी 12 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 14। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर बिकॉज इन सभी में सबके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन्हें कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कभी ऐसे सवाल मॉलिक्यूल्स के लेवल पर आते हैं तो कभी आयंस के लेवल पर आते हैं। जब भी आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए, जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चेक इफ दे आर सेम, and if they are same then that particular option belongs to the isoelectronic species. अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड। देखिए इसके लिए बहुत ही दो सिंपल नियम आपको याद रखने हैं। पहला नियम जो मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर्स में कि n और l की वैल्यू कभी भी एक बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो l की वैल्यू हमेशा n से एक वैल्यू कम होती है। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है l की, मैंने आपको बताया था वो n-1 होती है। और दूसरी आपको m की वैल्यूज़ चेक करनी है। m की वैल्यूज़ होती है -l से लेके +l। तो जैसे मान लीजिए l की वैल्यू जो है वो 2 है, तो m की वैल्यू ऑब्वियसली -2 से +2 होगी। तो ये -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो मान लीजिए l की वैल्यू 2 दी है और ऑप्शन में m की वैल्यू 3 दे दी है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज m की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो l का पॉजिटिव होती है और m की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो l का नेगेटिव होती है, ठीक है। -l to +l, जैसे मैंने लिखा है वैल्यूज़ ऑफ m विल बी फ्रॉम -l to +l। तो अगर आपको m की वैल्यू l से ज़्यादा दी है, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू जो है l की उससे ज़्यादा दी है, तो आंसर नहीं आ सकता, वो ऑप्शन नहीं आ सकता। और अगर m की जो वैल्यू है वो l की सबसे छोटी वैल्यू से भी कम है, तो वो ऑप्शन भी नहीं आ सकता, ठीक है। सो ऐसा जैसे l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू भी कभी भी -2 अलाउड नहीं है बिकॉज l अगर 1 है तो m की सबसे छोटी वैल्यू -1 हो सकती है, -2 नहीं हो सकती। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, पर ऐसा ही सेट ये सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एम्स के, और उसके बाद कुछ देर में जो है JEE के आएंगे। तो जैसे मैंने बताया था देख लीजिए यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है, चलेगा। m की वैल्यू 1 है, चलेगा। 0 यहाँ पे पूछा है कौन सी वैल्यू अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। देखिए s की वैल्यू या तो -हाफ होती है या तो +हाफ होती है, तो ये ऑप्शन तो गया। फिर इसको देखिए n की वैल्यू 2 है, चलेगा। l की वैल्यू 0 है, चलेगा। m की वैल्यू 0 है, चलेगा। s की वैल्यू -हाफ है, चलेगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू -3 तो होती ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। और कभी भी n और l की वैल्यू बराबर नहीं होती है, मतलब साइन निकाल कर भी। और m की वैल्यू -2 हो सकती है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही चला गया। और यहाँ पे देखिए l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होती है, राइट। अगर l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू कभी भी 0 से अलग कोई वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज बी। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लैम्बडा 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 6000 एंगस्ट्रॉम। देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप जानते हैं E=hc/λ, ठीक है। तो E1 इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1/λ1 और E2 जो है वो आप लिख सकते हैं 1/λ2, ठीक है। तो अगर आपको रेशियो बोला है एनर्जी का, तो आपको मतलब E1 और E2 3000 और 6000 की एनर्जी का रेशियो लेना है, तो ऑब्वियसली वो उल्टा हो जाएगा। सो E1 जो है आपका वो हो जाएगा 1/3000 और वो हो जाएगा 1/6000, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपका आंसर जो है वो 2 आएगा, दैट इज़ 2:1। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑब्वियसली लैम्बडा का जो रेशियो है उसका उल्टा जो एनर्जी का रेशियो आएगा। और ये सीधा आप इसलिए लिख सकते हैं बिकॉज Hc जो है वो कांस्टेंट है, तो वो तो ऐसे भी कट हो जाएगा। लैम्बडा इज द ओनली वेरिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p1 2px1 2py1 2p1z। ये ऑब्वियसली नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p3, पर p के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको अलग से दिखाया गया है कि x, y और z 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, सब में एक इलेक्ट्रॉन है। सो आप जैसे इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो 2 और 2 4 और ये 3 7। नाइट्रोजन के पास आप जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वांटम नंबर्स ऑफ एटम कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। तो आप जानते हैं क्वांटम नंबर्स जो हैं वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और उसके बाद जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमारा, और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। इनको आप किसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं? सो वेल हुंड्स रूल है आपके पास, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल है, एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। सो जो क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है, उनको जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो गवर्न करता है वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, बिकॉज वही जो है ये लिमिट लगाता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सेम ऑर्बिट में है, राइट, जो सेम ऑर्बिटल में है, उनके चारों चार क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसीलिए एस की अगर हाफ है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू हाफ है तो दूसरे की -हाफ होगी। तो आई बिलीव इसका आंसर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होना चाहिए।
For principal quantum number n equals to 4, the total number of orbitals having L equals to 3, right? So principal quantum number n equals to 4, the total number of orbitals having L equals to 3, यानी कितने ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जिनके लिए L की वैल्यू 3 होगी। देखिए बहुत ही सिंपल है, L की वैल्यू 3 यानी कौन सा ऑर्बिटल है, मैंने आपको पहले ही बताया, L की वैल्यू 0 यानी S ऑर्बिटल, L की वैल्यू 1 यानी P ऑर्बिटल, L की वैल्यू 2 यानी D ऑर्बिटल और L की वैल्यू 3 यानी F ऑर्बिटल। अब F के अंदर कितने होते हैं ऑर्बिटल, 7 होते हैं, तो आंसर 7 आएगा, सिंपल है। बोर थियरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, तो बोर थियरी सिर्फ ऐसे एटम और आयंस के लिए जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यस वैलिड है। हीलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है He+ के पास, क्योंकि He के पास 2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो एक बचा। लिथियम के पास 3 होता है, आपने 2 निकाल दिए, एक बचा। हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, वो भी आपने निकाल दिया तो 0 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो ऑब्वियसली इसके लिए वैलिड नहीं है। द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले क्वेश्चंस होते हैं वो या तो आ सकते हैं मॉलिक्यूल्स के लेवल पे या तो आ सकते हैं जो है एटम के लेवल पे। तो यहाँ पे भी आपको वही कैलकुलेशन करनी है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनमें सबके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो आप याद भी कर सकते हैं एक तरह से, मतलब याद हो ही जाता है प्रैक्टिस करके। सो जैसा आप यहाँ पे देखेंगे कि द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, बिकॉज Mg+2 इसके पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 होते हैं, 2 इसने दे दिए 10। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 दे दिया 10। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ले लिया 10। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ले लिया 10। तो ए ऑप्शन में सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम। ओके, रुबीडियम जो है वो ऑब्वियसली अल्कली फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन का जो है क्वांटम नंबर्स पूछा गया, क्या क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता हो। देखिए मान लीजिए आपको सोडियम का भी कॉन्फ़िगरेशन पता हो, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। लिथियम ही ले लीजिए सबसे आसान, 1s2 2s1, ठीक है। ये आपके लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है, ये सोडियम का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिकॉज ये सब एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन एक तरह के ऑर्बिटल में आते हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी S में आया और लिथियम का इलेक्ट्रॉन भी S में आया। तो अगर अल्कली फैमिली के आखिरी इलेक्ट्रॉन S में आते हैं तो S जो है उसके लिए L की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है L की वैल्यू जो है 0 होती है। तो ऐसे ऑप्शन जिसमें L की वैल्यू 0 नहीं दी वो ऑब्वियसली एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन C आ ही नहीं सकता और ऑप्शन B आ ही नहीं सकता, बिकॉज L जो है, देखिए ये पहला नंबर जो है वो N का है, फिर L, फिर M और फिर S। तो ऑब्वियसली दूसरा वैल्यू अगर 1 है तो L की वैल्यू दी गई है, पर इसके हिसाब से हम जानते हैं अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका S ऑर्बिटल में आ रहा है तो L की वैल्यू 0 ही आएगी। तो ना ऑप्शन B आएगा ना C आएगा, बचा A और D, ठीक है। तो देखिए D भी एलिमिनेट हो जा रहा है, बिकॉज अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू 1 आ ही नहीं सकती, तो ऐसे भी ऑप्शन A बच रहा है। और दूसरी बात के जो रुबीडियम है वो उसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 5s में होता है, तो 5s में होता है इसलिए N की वैल्यू जो है वो 5 आएगी। बट मैंने आपको जैसे दिखाया एलिमिनेशन करके ही आप ऐसे आंसर ला सकते हैं कभी कभी बहुत ही आसानी से। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस फॉर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, तो ये सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिए हैं, यानी सबके पास सेम इलेक्ट्रॉन है और सबकी साइज़ के बारे में पूछा हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल सा रूल है कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास नियॉन है, ठीक है, या हाँ नियॉन ही ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। नियॉन है, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। फिर आपके पास ऑक्सीजन है O-2, उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। आपके पास मैग्नीशियम है, उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये जो 3 स्पीसीज़ हमने लिखी हैं यहाँ पे सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सब की सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब कैसे पता करेंगे कि इनमें कौन जो है साइज़ में सबसे छोटा होगा, किसका आयनिक रेडियस सबसे बड़ा होगा, किसका सबसे कम होगा। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, जब आपके पास ऐसी स्पीसीज़ हो जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो स्पीसीज़ जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उनकी साइज़ छोटी होती है और वो स्पीसीज़ जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है उनकी साइज़ बड़ी होती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बिकॉज इसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसके अंदर कम हो जाता है, तो इसीलिए साइज़ बढ़ती है, इसमें साइज़ कम होती है, ठीक है। और सीधी सी बात है, क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ने से साइज़ छोटी होती है, तो जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा साइज़ छोटी होगी। मतलब +5 वाला सबसे छोटा होगा, +3 वाला सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सबसे छोटे में आएंगे कौन, प्लस चार्ज वाले, और सबसे बड़े में आएंगे माइनस चार्ज वाले। तो माइनस में ऐसा होता है जितना माइनस चार्ज होगा साइज़ उतनी बड़ी होगी। तो -3 वाला सबसे बड़ा होगा, -1 वाला सबसे छोटा होगा। तो अगर हमको जो है छोटे से बड़े में जाना है तो सबसे पहले प्लस चार्ज वाले आयंस आएंगे, +4 +3 वाले, फिर +2 वाले, फिर +1 वाले, फिर जो है न्यूट्रल स्पीसीज़ आएगी, और फिर
-1 वाले, -2 वाले और -3 वाले, इस तरह से जो है आपकी वैल्यूज़ अरेंज होती हैं। तो चार्ज देख के आप बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आप ये खुद ही जो है सॉल्व कर पाएंगे, बट फिर भी आपको बता देता हूँ, इनमें से सबसे बड़ा S-2 आएगा, सबसे छोटा Ca+2 आएगा। तो साइज़ के हिसाब से अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, तो सबसे छोटा आएगा आपका Ca+2, फिर आएगा K+, फिर आपका आएगा Cl- और उसके बाद आएगा S-2। दैट इज़ द करेक्ट ऑर्डर। तो देखते हैं करेक्ट ऑर्डर किसके अंदर दिया हुआ है। या दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर, Ca+2 सबसे छोटा, फिर K+, फिर Cl-, फिर S-2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो जो एनर्जी का इक्वेशन है उसका एक इक्वेशन है -13.6 × n²/z। ठीक है, इस इक्वेशन से आप हाइड्रोजन के किसी भी जो है एनर्जी स्टेट की जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट की। सो आई एम सॉरी, एक्चुअली ये वैल्यू मैं मिस कर रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि एग्जैक्टली ये वैल्यू क्या थी। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कौन सी वैल्यू थी, बट इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन जो आप यूज़ कर सकते हैं और जिससे आप फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये फॉर्मूला जो है एनर्जी की नहीं है। n²/z तो रेडियस वाली फॉर्मूला है। एनर्जी की जो फॉर्मूला है वो एनर्जी की जो एक वैल्यू है ग्राउंड लेवल की, राइट, वो एक फिक्स वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय z²/n²। ठीक है, तो वो एक फॉर्मूला है जिससे आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। बस आपको जो है n और z की वैल्यू रखनी है और देखनी है n की वैल्यू। देखिए, पहला एक्साइटेड स्टेट जो होता है उसमें n की वैल्यू 2 आती है, दूसरा एक्साइटेड स्टेट होता है उसमें n की वैल्यू जो है वो ये आती है 3 आती है, और तीसरा एक्साइटेड स्टेट होता है उसके लिए n की वैल्यू 4 आती है। z क्योंकि हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1 रहेगी, तो ऑब्वियसली आपको n² से डिवाइड करना रहता है। तो वैसे तो जूल वाली एनर्जी होती है, पर जो यहाँ पे जो एनर्जी दी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में दी है, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली फॉर्मूला है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। फिर है द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर n एंड l। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। n+l रूल यहाँ पे लगाना है। n+l की वैल्यू जिसके लिए सबसे बड़ी आएगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अगर दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें n+l की वैल्यू सेम आ रही है तो फिर n की वैल्यू देखनी है, जिसकी n की वैल्यू बड़ी होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। देखिए सेम क्वेश्चन वापस से आया है, इसमें भी आपको n+l करना है, बिकॉज m और s की वैल्यू उतनी मैटर नहीं करती है। फिर अकॉर्डिंग टू बोर्स थियरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 5th ऑर्बिट इज। तो आपको पता है बोर का जो इक्वेशन था उसमें एंगुलर मोमेंटम था mvr=nh/2π। 5th ऑर्बिट पूछा है, यानी n की वैल्यू 5 आएगी, h/2π। तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 2.5, बिकॉज 5/2 जो 2.5 हो जाएगा इंटू h/π। ठीक है, इट्स वेरी इजी। और आयनाइजेशन का जो है अलग फॉर्मूला आप यूज़, जो मैंने अभी आपको बताया था, सॉरी दैट वाज अ फॉर्मूला फॉर द एक्साइटेड स्टेट। इसकी ये क्वेश्चन और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। बट आई होप जितना मैंने आपको बताया उतना आपको समझ में आ गया है और काफ़ी सारे टाइप्स इसके अंदर कवर हो गए। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं उनका भी लेवल बहुत अच्छा है, तो आई वुड सजेस्ट कि वो सारे आप सॉल्व कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।